आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। इजराइल और हमास में जंग जारी रहेगी, ये रुकेगी नहीं। मैंने कल सूत्रों के हवाले से यूट्यूब लाइव में बताया था कि नेतन्याहू जंग रोकने के लिए राजी हो गए हैं क्योंकि उनके सामने हमास का प्रपोजल गया था कि ये शर्तें हैं, लेकिन नेतन्याहू माने नहीं। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। हालांकि वो बात गलत नहीं थी। नेतन्याहू लगभग राजी थे, लेकिन समर्थन से चल रही उनकी सरकार में शामिल दूसरे दलों के नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें जंग ना रोकने की धमकी और कहा कि अगर पीछे हटे तो तुम्हारी सरकार से बाहर हो जाएंगे। इस मजबूरी में नेतन्याहू सरकार अब अमेरिकी कोशिशों के खिलाफ भी जाने को तैयार है। लेकिन नेतन्याहू ने किस डर की वजह से सीजफायर से इनकार किया है वो मैं आपको बताऊंगा। और कतर, इजिप्ट, अमेरिका की तरफ से बनाए गए जंगबंदी के मसौदे को ठुकराने के बाद अब इजराइल के साथ क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब मैं इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये एक्सपर्ट से आए जवाब है। उधर हिलेरी क्लिंटन, जो कि अमेरिका की पूर्व प्रेसिडेंट प्रत्याशी रही हैं, पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बीवी हैं, उन्होंने कह दिया है कि नेतन्याहू को जाना होगा। वो जिम्मेदार हैं, जो इजराइल पर हमला हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। और ये इजराइल का अखबार भी लिख रहा है कि नेतन्याहू को जाना होगा। हमारे देश का मीडिया कुछ अलग ही बता रहा है कि हमास घुटने पर आ गया है, मगर ऐसा नहीं है। गाजा की जंग को 4 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक इजराइल को तबाही मचाने के अलावा कोई और बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। अब जरा यहां से जो बात शुरू होने जा रही है उसे पूरा गौर से आगे तक आखिर तक सुनिएगा। आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा इजराइल के इनकार का, नेतन्याहू के डर का। इजराइल और हमास में जंग जारी रहेगी। पूरा मिडिल ईस्ट और खासतौर पर लाल सागर से लगने वाले देश इजराइल की जिद का खामियाजा उठा रहे हैं। इसीलिए इस जंग को रोकने के लिए कई लेवल पर कोशिशें की गई। पिछले 2 दिन तक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट के देशों का दौरा किया। इससे लगा कि जंग रोकने के लिए इस बार कुछ अहम कदम उठाया जाएगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करके अमन की कोशिशों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की सीजफायर की तमाम शर्तों को खारिज कर दिया। इन शर्तों को कतर ने अपनी हिमायत दी थी। यूएस के जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी, ब्लिंकन ने भी इन शर्तों को देखा था और वो बिल्कुल इंसानी तौर पर सही शर्तें थी। लेकिन नेतन्याहू क्यों डरे, बता रहा हूं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेतन्याहू को इजरायली बंधकों को छुड़ाने की परवाह नहीं है, मरते हैं मर जाएं। नेतन्याहू ने सीजफायर से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि जंग के खत्म होने का मतलब खुद नेतन्याहू का खात्मा है, एक पॉलिटिकल सुसाइड। हमास की शर्तें मानने से यह क्लियर हो जाता कि इजराइल की सेना और सरकार में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि वो 4 पुराने किस्म के हथियारों के साथ लड़ रहे एक संगठन हमास को हरा सके। बाकी जो इजराइल के नागरिक या फौजी जो भी 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए हैं हमास के हमलों में, उन सब की भी नैतिक जिम्मेदारी नेतन्याहू के सर पर है और नेतन्याहू को इसके प्रति जवाबदेह होना होगा। यह हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा। लेकिन इन आरोपों से बचने का या इस गुनाह से बचने का नेतन्याहू ने एक आइडिया भी निकाला है। बहुत तगड़ा प्लान है, वो मैं बताने जा रहा हूं। अब नेतन्याहू के असली डर की वजह जानिए। नेतन्याहू कोई समझौता इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जो कुछ भी इस जंग को खत्म करने की शुरुआत करता है वो उनकी यानी नेतन्याहू की राजनीतिक विरासत को खतरे में डाल देता है। नेतन्याहू कोई समझौता नहीं चाहते क्योंकि अगर जंग बंद हुई तो दुनिया भर के पत्रकार और संयुक्त राष्ट्र और दूसरी मानवीय एजेंसीज के स्टाफ गाजा पट्टी तक पहुंच हासिल कर लेंगे और तब इजराइल के जुल्म और गजा में मची तबाही के जो मंजर, गवाहियां और सबूत सामने आएंगे वह इजराइल और आईडीएफ को वॉर क्रिमिनल साबित कर देने के लिए काफी से भी कहीं ज्यादा आगे होंगे। नेतन्याहू इसलिए भी कोई समझौता नहीं चाहते क्योंकि हजारों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा और उनकी तस्वीरें इजराइल के सुरक्षा तंत्र और दक्षिणपंथी आत्मसम्मान के लिए एक विनाशकारी झटका होंगी। ये इजरायली कट्टरपंथियों को उनकी हुकूमत के खिलाफ पागलपन के स्तर तक पहुंचा सकती हैं क्योंकि ये कट्टरपंथी फलस्तीनियों को या तो जेलों में सड़ते हुए देखना चाहते हैं या बस उनका सफाया चाहते हैं। इसीलिए नेतन्याहू कभी भी कैदियों की बड़ी अदला बदली की डील नहीं होने देंगे। कैद में डाले गए फलस्तीनी बहुत सी पार्टियों के कट्टरपंथी यहूदी वोट बैंक को खुश करने का एक जरिया है। फलस्तीनियों पर जुल्म उस वोट बैंक को खुश करने का जरिया है। समझ रहे हैं आप? एक और बड़ी हकीकत यह है
और यही सबसे बड़ी हकीकत है। बड़ी हकीकत यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक रीजनल वॉर चाहते हैं, यानी पड़ोसी मुल्कों जैसे सीरिया और लेबनान से जंग, क्योंकि यही अकेली ऐसी चीज है जो 7 अक्टूबर और उसके बाद गाजा में हुए नरसंहार को दुनिया की याददाश्त से फीका कर सकती है। इसे ऐसे समझिए कि एक लकीर को छोटा करने के लिए उसके बराबर में एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। यानी गाजा की तबाही पर चर्चा तब कम होगी जब उससे बड़ी कोई जंग आसपास छिड़ जाए और उसमें इजराइल ही शामिल हो। और एकमात्र पावर जो नेतन्याहू को ऐसा करने से रोक सकती है वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को इस रीजन में अपना दबदबा कायम रखना है और इजराइल की रीजनल वॉर से अमेरिका को बुरी तरह से नुकसान झेलना पड़ेगा और तो और फायदा तो कुछ हासिल होगा भी नहीं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग कुंद पड़ चुका है। उनकी पार्टी, अमेरिका का विपक्षी दल और वहां का मीडिया भी इजराइल की दोस्ती में जो है चौखट तक आ पहुंची मुसीबत और अपने सबसे बड़े नुकसान को पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में छिड़ने जा रही इस रीजनल वॉर में उलझ सकती है और वो इसका नुकसान भी झेलेगी। लाल सागर में हूती मुजाहिदीनों का एक्शन, हिजबुल्लाह का एग्रेशन, ईरान की तैयारी, सीरिया इराक में मची हलचल तो बस उसकी शुरुआत और ट्रेलर भर है। ये रीजनल वॉर अगर फैली तो वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती है, ये याद रखिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक नया निजाम देखेगी जो इजराइल की बर्बादी की बुनियाद पर वजूद में आएगा। बेहतर होगा कि इजराइल जंग की सनक को भी छोड़ दे और फिलिस्तीनी जमीनों को भी।